मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में से एक है। रेवेन्यू के मामले में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर कंसिडर किया जाए तो अडानी के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी आने वाली ये पहली प्राइवेट इंडियन कंपनी है। ऑलमोस्ट 2,36,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी इन्वेस्टर्स को काफ़ी लुभाती है और अच्छा खासा पैसा बना कर भी दे रही है। पर क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि रिलायंस से जुड़ी या एक्वायर्ड की गई हर कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर देगी ही देगी? आइए इस वीडियो में 5 ऐसी रिलायंस ओन कंपनीज़ की बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा रही हैं। कंपनीज डिस्कस करने से पहले रिलायंस के बिजनेस एम्पायर को देख लेते हैं। ऐसा शायद ही कोई सेक्टर होगा जिसमें आज के डेट में रिलायंस बिजनेस ना कर रहा हो। तो आइए बारी बारी सेक्टर और उसमें रिलायंस की कंपनीज देख लेते हैं। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, इसमें रिलायंस गैस। पॉलिस्टर्स, इसमें रेक्रॉन और आर ईलन। इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस डिजिटल और रिलायंस रेस्क्यू। रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें A1 प्लाज़ा, रिफ्रेश और वाइल्ड बीन कैफ़े। मीडिया में न्यूज़ 18, कलर्स, वूट, मनी कंट्रोल, निकलोडियंस। डिजिटल सर्विसेज में जियो सावन, जियो टीवी, जियो न्यूज़, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, जियो हेल्थ हब, जियो चैट्स, नेटमेट्स। रिटेल स्टोर्स में रिलायंस फ्रेश, जियो डिजिटल लाइफ, स्मार्ट पॉइंट, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स फुटवेयर, अर्बन लैडर, क्विक मार्ट, हैमलेस। टेक्सटाइल्स में ओनली विमल, DO2, डिक्रीज्ड, आर्मर, नाइस, एच लेविस, इंश्योर, मैक्रोमैंसिनी। पेट्रोलियम रिटेल्स में रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस एविएशन, जियो BP, फ्यूल फॉर यू। ई कॉमर्स में देखते हैं अजियो, जियो मार्ट, जीवामे। पॉलीमर्स में रिलैक्स, रिलायंस वुड। पेमेंट्स में जियो मनी, फ्लेक्सीपे। टेलीकॉम में जियो। तो ये सारे सेक्टर्स और इसमें रिलायंस की कंपनीज़ जो ये बिजनेस करते हैं। अब आइए वैसी कंपनीज़ देखते हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा रही हैं। कोई भी कंपनी अच्छी है या बुरी, ये पता करने के लिए मैंने 5 सिंपल स्टेप्स बता रखे हैं अपने पहले वीडियो में। पर इनकेस आपने ना देखे हो तो मैं वो फिर से डिस्कस कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट था, किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर होल्डिंग प्लस FII प्लस DII इनके शेयर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होती है तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी, या फिर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम होती है तो भी कंपनी अच्छी मानी जाएगी। ROE 12 से ज़्यादा होनी चाहिए अच्छी कंपनी होने के लिए, और इनकेस मल्टीबैगर के लिए 20+ रहेगी तो बेटर रहती है। सेल्स, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, ये तीनों कंसिस्टेंटली इंक्रीज होने चाहिए प्रीवियस 5 ईयर्स के। डेप्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शंस आते हैं NBFC, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जिनका काम होता है लोन वगैरह देना। इनमें D/E का रेशियो 1, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स बजाज फाइनेंस जिसका D/E का रेशियो ऑलमोस्ट 3 के आसपास है। पांचवा पॉइंट है शेयर कैपिटल, जो कि अंडर 100-200 रहता है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है और वो आराम से भाग सकती है। मीन्स उसका शेयर प्राइस ऊपर जाने में उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इनके शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा यानी 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 ऐसे रहता है तो कंपनी को भागने में मीन्स कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और वो एकदम कछुए की चाल से आगे बढ़ता है।
तो आइए डिस्कस करते हैं पहली कंपनी का नाम है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। इसमें पहले हम बिजनेस मॉडल देखेंगे कंपनी का, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि कंपनी क्यों ख़राब है, और उसके बाद देखेंगे कि अभी फ्यूचर में कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ROE, फिर प्रोमोटर होल्डिंग, फिर सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, फिर डेप्ट अपॉन इक्विटी और फिर शेयर कैपिटल देखेंगे। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड बिजनेस के बारे में जानते हैं। ये कंपनी मुकेश अंबानी की बनाई हुई कंपनी नहीं है। 2019 में मुकेश अंबानी ने इस कंपनी में 72% स्टेक्स एक्वायर्ड किया था 4100 करोड़ में। कंपनी का मेन बिजनेस है केबल टेलीविज़न एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना। इंडिया में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराने वाली ये पहली कंपनी है। अपने सेक्टर में भी एक लीडर है। इसके रेवेन्यू का 65% केबल बिजनेस और 35% ब्रॉडबैंड सर्विस से आता है। आइए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। सबसे पहले ROE देखते हैं। ये ROE है 1 साल का, जो कि 3.39% है। 3 साल का ROE है 3.32 और 5 साल का ROE है 3.54। मीन्स ROE बेकार है, एटलीस्ट 12 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। ये 75% मीन्स प्रोमोटर होल्डिंग प्लस FII और DII, ये तीनों का सम 50 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ देखें तो एक प्रोमोटर अकेला ही 75% है, जो कि 50 से ज़्यादा है। इवन 75, 7 और 1.17 को सम कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 84 के आसपास आएगा। और पब्लिक होल्डिंग 16.8, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। डेप्ट अपॉन इक्विटी देखते हैं। डेप्ट अपॉन इक्विटी 0 है, यानी कंपनी डेप्ट फ्री है, ये भी सही है। शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल है 354, ये अंडर 200 वाली लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट सही है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे, चार्ट 45 डिग्री होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो उसका चार्ट 45 डिग्री होता है। इसका चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट ऑलमोस्ट -45 डिग्री है। यहाँ से डिक्रीज करते 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 यहाँ तक आ गया, तो चार्ट 45 डिग्री नहीं है। सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 ये सेल्स है, ये 17 में 1344 करोड़, 18 में 1535 करोड़, ये सारे फिगर करोड़ में। 19 में 1558, 20 में 1798, 21 में 1732, 22 में 1793 और TTM में 1824, यानी सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट देखते हैं। ये रहा नेट प्रॉफिट 17 में
-193 यानी लॉस में है। 18 में -108 ये भी लॉस में है। 19 में -188 ये साल भी लॉस में है ये कंपनी। 20 में थोड़ा प्रॉफिट किया है 105 का। 21 में 253 इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 22 में फिर डिक्रीज़ हो गया 130 का। सो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं है। सो ये ख़राब बात है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 17 में -2.32, 18 में -1.19, 19 में -1.06, 20 में ये पॉजिटिव में है और 0.59 है, 21 में 1.43, 22 में फिर डिक्रीज़ कर गया। तो ये भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं कर रहा, यानी ये कंपनी बेकार है और फ्यूचर में भी इसमें इन्वेस्ट नहीं ही करेंगे। सेल्स प्रॉफिट बेकार है। बेकार है मीन्स जो मैंने ऊपर कंडीशंस बताई वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग सही है मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बेकार है मीन्स कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग, सही है मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट सही है। इससे ये कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि कंपनी बेकार है और इसने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबोया ही है और फ्यूचर में भी हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ रिलायंस की ये कंपनी है, ये जानकर हम इस कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका बैलेंस शीट बहुत ही बुरा है, तो इस कंपनी को अवॉइड करेंगे। अवॉइड दिस कंपनी एट एनी कॉस्ट। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी जिसका नाम है डेन नेटवर्क्स। कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। डेन नेटवर्क्स ये भी मुकेश अंबानी की बनाई हुई कंपनी नहीं है और इसे भी मुकेश अंबानी ने 2019 में एक्वायर किया था। करेंटली रिलायंस की इसमें ऑलमोस्ट 75% की शेयर होल्डिंग है। इसका मेन बिजनेस केबल टीवी, ओटीटी इंटरटेनमेंट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना है और ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग केबल डिस्ट्रीब्यूटर है। इसकी थोड़ी बैलेंस शीट देख लेते हैं। आरओई देखते हैं। 1 साल का आरओई है 2.26%, 3 साल का आरओई है 2.01%, 5 साल का आरओई है 0.42%। आरओई बहुत ही बुरा है। देखिए इसने 5 साल में बस 0.42% रिटर्न दिया, या फिर 3 साल में भी देखिए जो तो 2.01% दिया है। अगर हम किसी बैंक में एफडी करा लें तो एटलीस्ट 6-7% का रिटर्न तो आसानी से मिल जाता है, वो भी रिस्क फ्री। तो अगर आप इस शेयर में पैसा डालते हैं तो ये बस 2% का रिटर्न दे रहा है, उसमें भी रिस्क है। तो इससे बेटर आप किसी एफडी में पैसे डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और इससे कम रिस्क भी रहेगा। दूसरा देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर होल्डिंग 74.9, एफआईआई होल्डिंग 1.19 और डीआईआई होल्डिंग 0.40, यानी ये तीनों का सम 50 से ज़्यादा है। पब्लिक होल्डिंग देख लेते हैं 23.4, यानी ये 50 से कम है। एक्चुअली प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग ये चारों मिला के ही शेयर होल्डिंग पैटर्न बनते हैं। ये चारों का सम ऑलमोस्ट 100% होता है। तो अगर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम है
तो इसका अल्टीमेटली हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग और DII होल्डिंग 50 से ज़्यादा है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी, D/E, ये 0.01 है जो कि शानदार है। मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इक्विटी कैपिटल देखते हैं। इसका इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट 477 करोड़ है जो कि ज़्यादा है, अंडर 200 रहना चाहिए, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पांचवा चार्ट 45 डिग्री होना चाहिए। देखिए, देखने को बहुत सारी चीज़ें देखा जा सकता है, पर ये 5 या 6 सिंपल पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी अच्छी है या बुरी है। चार्ट देखते हैं, ये भी -45 डिग्री है। वेल्थ डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप, गिरते 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 आज ऑलमोस्ट 32 रुपये के आसपास चल रहा है प्राइस। चार्ट बहुत ख़राब। अब सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर से देख लेते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ये नहीं देखने हैं, हमें ईयरली रिजल्ट्स देखने हैं। आइए, ये हो गया सेल्स, ये हो गया 2017 1157, 18 में 1285, 19 में 1206 जो कि प्रीवियस ईयर से कम है, 20 में 1291, 21 में 1307, 22 में 1226। ये ऑलमोस्ट 17 से कंपेयर किया जाए तो सेम ही है, बहुत ज़्यादा सेल्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। आइए प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट 17 में -188, ये लॉस में था। 18 में -17, ये भी लॉस में ही था। 19 में लॉस और बढ़ गया और -301 हो गया। 20 में कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट किया और 59 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 21 में 189, 22 में 171 और TTM में 153। ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं कर रहा है और हमें कम से कम 5 साल का प्रॉफिट, सेल्स और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होते हुए दिखना चाहिए कंसिस्टेंटली, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं, -10.74, -1.76, -5.81। फिर ये 20 में पॉजिटिव हुआ, 21 में बढ़ा, 22 में फिर डिक्रीज़ हुआ और TTM में और डिक्रीज़ हुआ। ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, यानी ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चार्ट देख के हमें ये समझ में आया कि इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे बर्बाद हुआ है, और ये 5 पॉइंट्स देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अवॉइड एट एनी कॉस्ट, इस कंपनी को भी अवॉइड करेंगे और ये भी कंपनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जो है नेटवर्क 18। इसका बिजनेस समझते हैं थोड़ा। नेटवर्क 18 इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया पब्लिशर है। चैनल्स जैसे कि कलर्स, निकलोडियन, CNBC आवाज़, नेटवर्क 18, OTT प्लेटफॉर्म जैसे वूट इसमें इंक्लूडेड है। बुक माई शो में भी ये सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अगर आप मोबाइल या TV यूज़र हैं
तो पूरे चांसेस है कि दिन भर में आप कभी ना कभी इसके किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आते होंगे। अब थोड़ी सी बैलेंस शीट डिस्कस कर ली जाती है। एक साल का आरओई देखते हैं 32.0, 3 साल में 17.2, 5 साल में -0.32। यानी अगर किसी ने 5 साल से ये कंपनी रखी होगी तो उसे रिटर्न बस -0.32 को मिला होगा। लेकिन किसी ने 3 साल पहले ये कंपनी खरीदी होगी, कंपनी मीन्स कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, ना कि कंपनी खरीदी होगी, तो उसे 17.2% का रिटर्न मिला होगा। तो आरओई 5 इयर्स का नेगेटिव है, पर 3 इयर्स को ही कंसिडर करके ये पॉइंट को सेटिस्फाई मानते हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है। प्रोमोटर होल्डिंग 75%, FII 5.41, DII होल्डिंग 0.63, या फिर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम है जो कि 19 है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं, ये 4.21 है, बहुत ही ज़्यादा है कंपनी पे डेब्ट है, नॉट सेटिस्फाइंग। देखिए डेब्ट टू इक्विटी 0.5 तक एक्सेप्टेबल है, इवन 0.6, 0.7, 8 ऐसे ये सब भी एक्सेप्टेबल रहता है, बशर्ते 1 से कम होना चाहिए। क्योंकि आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक कंपनी है जो कि कमा रहा है 10, या फिर सपोज़ कमा रहा है 1, और उसके बदले वो 4 दे ही दे रहा है, यानी डेब्ट उसको क्लियर करना है 4 का, तो कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल कैसे बन सकती है। 4 का मीन्स ये 4.21 है, उसके पास आ रहा है 1 और उसको देना है 4.21, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को आगे चल के बर्बाद हो ही जाना है। अगर D/E की वैल्यू 0.5 है, 0.5 मीन्स 1/2, यानी वो कमा रहा है 2 और उसमें से खर्च कर रहा है 1, यानी उसके पास फिर भी 1 बच जा रहा है जिसको वो अपने कंपनी के ग्रोथ में यूज़ कर सकता है। सो अगर 0.5 से कम रहता है D/E का रेशियो तो वो एक्सेप्टेबल रहता है, उसमें कंपनी के ग्रोथ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर 0.5 या फिर 1 ये सबसे ज़्यादा होता है तो कंपनी के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट रहता है, और ऐसे कंडीशन में कंपनी के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना आ रहा है वो सारा तो वो डेब्ट क्लियर करने में ही निकाल दे रहा है। सो D/E सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इक्विटी कैपिटल 518 करोड़, ये भी बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये एक रेंज में ही चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स कोई पैसा कमा के नहीं देंगे इन्वेस्टर्स को अगर वो एक रेंज में ही चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट 10 साल से एक रेंज में ही चल रहा है। सो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। और अगर आप बैलेंस शीट नहीं देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ चार्ट देख के भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर चार्ट 45 डिग्री आपको दिख रहा है तो वैसे स्टॉक्स में आपको बैलेंस शीट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। इनकेस आपको दो सिमिलर 45 डिग्री चार्ट्स मिल गए, फिर आप क्या करोगे, इसके लिए अदर्स पॉइंट्स बताए गए हैं ताकि आप कंपेयर कर सको आसानी से। यानी चार्ट वाला पॉइंट नॉट सेटिस्फाइंग। अब
सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं 5 साल का। सेल्स देखते हैं 17 में 1491, 18 में 1839 इंक्रीज़ हुआ, 19 में 5116 इंक्रीज़ हुआ, 20 में 5357 इंक्रीज़ हुआ, 21 में डिक्रीज़ हुआ थोड़ा सा, 22 में फिर ट्रैक पे आ गया और TTM 6167, यानी इसने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल्स कर लिया। एक्चुअली 3 से ज़्यादा ही कर लिया, 3.5 या 3.67 के आसपास इसने अपना सेल्स इंक्रीज़ किया, यानी सेल्स शानदार है। नेट प्रॉफिट देखते हैं 2017 -271 करोड़ का लॉस, 18 में -173 करोड़ का लॉस। ये देख रहे हैं यहाँ सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है पर यहाँ कंपनी फिर भी लॉस में ही है। 19 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रॉफिट किया, लेकिन ये मिला जुला के देखा जाए तो प्रॉफिट -4 करोड़ और इंक्रीज़ ही हो गया, यानी -5 करोड़ और इंक्रीज़ ही हो गया, यानी -173 करोड़ से -178 करोड़ हो गया लॉस। 20 में इसने थोड़ा प्रॉफिट किया, 21 में 547, 22 में 838, TTM में ये थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। ये 2020 के बाद से ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ है, पर ये 2-3 साल को ही देख के अभी कंसिडर इसको अच्छा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी बुल रन भी चल रहा था और इसके कारण मैक्सिमम कंपनीज भागी हुई हैं। तो एटलीस्ट 5 साल का हम प्रॉफिट, सेल्स, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होते हुए देखेंगे, तो जाके हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली अपना सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ करते जा रही है। तो ऐसे रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेल्स ये सब कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। प्लस इसका चार्ट भी बहुत बुरा है, ये एक रेंज में ही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये आपको पैसे कमा के कभी देगा? ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। अब डिस्कस करते हैं चौथा स्टॉक, जो कि है रिलायंस इंफ्रा। थोड़ा बिजनेस समझते हैं इसका। रिलायंस इंफ्रा ये डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में काम करता है। जैसे कि पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और रियल इस्टेट के कंस्ट्रक्शन का काम इन्वॉल्व है। दूसरा है एनर्जी सेगमेंट, जिसमें पावर प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन का काम इन्वॉल्व है। फिर आता है डिफेंस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सेक्टर, इसमें भी इसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। थोड़ा सा अब ये बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं। एक साल का ROE -6.69, 3 साल का ROE 3.47, 5 साल का ROE 7.30। ROE सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखते हैं, यहाँ पब्लिक होल्डिंग 79.3 है, यानी ये पब्लिक ड्रिवन स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को हमेशा अवॉइड करना है। इसके बाकी के फैक्टर्स अब आप अवॉइड कर सकते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे स्टॉक जिसमें पब्लिक होल्डिंग 50 से ज़्यादा है, वैसे स्टॉक्स पर प्रोमोटर का विश्वास कम रहता है, तो वैसे स्टॉक से हमें दूरी बनाए रखनी है।
अब चूँकि हम सीख रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं, सो हम सारे फैक्टर्स यहाँ एक वन बाय वन देखेंगे ज़रूर। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डेब्ट टू इक्विटी ये 1.01 है, ज़्यादा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल को ही शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये 263 करोड़ है, ये ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देख लेते हैं थोड़ा। हम यहाँ मैक्सिमम चार्ट देख रहे हैं। देखिए यहाँ से गिर के आया, यहाँ थोड़ा सा उठा, गिरते 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 यहाँ पर आज ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 128 रुपये के आसपास। चार्ट भी बहुत बुरा है। नॉट सेटिस्फाइंग। अब सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सेवेंटीन में 25,229, 18 में घट गया 18,728, 19 में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 19,731, 20 में फिर डिक्रीज़ हुआ 18,874, 21 में और डिक्रीज़ हुआ 17,735, 22 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ 19,689, TTM में 20,763। यानी ये इनकंसिस्टेंट है। ये इसका 5 साल का सेल्स बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। प्रॉफिट देखते हैं। 2017 नेट प्रॉफिट 1394, 18 में डिक्रीज़ हुआ है, 19 में बहुत बड़ा लॉस किया इसने -2323, 20 में थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ, 21 में प्रॉफिट बढ़ा 3116 और 22 में इसने फिर लॉस कर दिया। TTM में भी ये लॉस में ही चल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 54.19, फिर डिक्रीज़ हो गया 47.74, 19 में बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गया -92.28, फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ 29.32, 21 में इंक्रीज़ हुआ, 22 में फिर नेगेटिव में आ गया। ये सेल्स तो प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर तीनों ही ख़राब है। सो फैक्टर नॉट सेटिस्फाइंग। सो एक इक्विटी कैपिटल को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे फैक्टर्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो देख सकते हैं कि कैसे वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन रिलायंस की ही कंपनी क्यों ना हो, अगर उसका बैलेंस शीट सपोर्ट नहीं कर रहा तो वैसे कंपनीज हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब डिस्कस करते हैं पांचवा और आखिरी स्टॉक, जो कि है जस्ट डायल। जस्ट डायल का खुद का सर्च इंजन बिजनेस है, जो कि आपके नियर बाई प्लेसेस में कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विस ईजिली प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करता है। लोकल सर्च इंजन सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर है। थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। एक साल का ROE -0.83, 3 साल का 6.47, 5 साल का 8.64। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखते हैं। पब्लिक होल्डिंग है 14.4, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा आता है डेब्ट टू इक्विटी, जो कि 0.02 है। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है।
अब देखते हैं इक्विटी कैपिटल 84.3, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देखते हैं। चार्ट भी रेंज बाउंड चार्ट है, 45 डिग्री नहीं है, सो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। होना चाहिए 45 डिग्री, पर ये नहीं है, ये एक रेंज बाउंड चार्ट है, सो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेल्स प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं। सेवेंटीन में 719, 18 में 782, 19 में 892, 20 में 953, 21 में 675, डिक्रीज़ हो गया 20 के मुकाबले। 22 में और डिक्रीज़ हुआ और TTM में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट 17 में 121 करोड़, 18 में 143, 19 में 207, 20 में 272, यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ। 21 में 214 और 22 में 71, यानी डिक्रीज़ हो गया है बहुत ज़्यादा। TTM में बस 45 करोड़, यानी इसका प्रॉफिट अभी 2022 में गड़बड़ चल रहा। इसका सेल्स भी 2021 से गिरना चालू हो गया। TTM में सेल्स थोड़ा सही है, पर 2021 2022 में ये थोड़ा गिर रहा। और 2021 में प्रॉफिट इसका यहाँ 17 से 20 तक प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। 21 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, 22 में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के पता चल जाएगा। 22 में देखते हैं। पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर -48 करोड़ का लॉस है, और 22 में 52 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहा है। तो क्योंकि एक क्वार्टर, जून वाले क्वार्टर में इसने लॉस किया है, सो ओवरऑल इसका थोड़ा सा बिगड़ गया हुआ है। ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर इसमें एक डराने वाला फैक्टर जो मुझे सही नहीं लग रहा वो इसका चार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड होके चल रहा है। सो इन केस हो सकता है कि आप कहीं पे यहाँ बाई करें तो किसी ने किया होगा तो चार्ट वहाँ से डिक्रीज़ ही होते जा रहा है। जुलाई 21 से ये गिर के 600 पे आ गया। हो सकता है ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर दे, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। पर आई थिंक इसमें वेट करना चाहिए हमें जब तक कंफर्मेशन ना मिले, और इसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। इन केस इसने ये हाई को कट किया तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। इन्वेस्टिंग फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका चार्ट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, प्लस इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं। ROE इसका बहुत कम है। सो इन केस ये पॉइंट जो कि 1111.35 का, 1135.35 का ये कट करे तो आप इसमें ट्रेड मार सकते हैं। 5-10% ये आराम से दे देगा, बट उससे पहले कुछ नहीं। और इन्वेस्ट फ़िलहाल करने की ना ही सोचे, क्योंकि इसका चार्ट बहुत ख़राब है, वो रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड चार्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं। सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइंग है, पर इसका ROE और चार्ट बहुत ख़राब है, सो इसको अवॉइड करेंगे। अब आप सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर्स को देख के कह सकते हैं कि ये तो अच्छा ही जा रहा है,
तो हो सकता है कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसका आरओई अभी कम है और आगे जाके अच्छा हो जाए। पर वैसी कंपनीज़ जिसमें आपको डाउट है, उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना? आपको बहुत सारी उससे बेटर कंपनीज़ मिलेंगी, जिसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, जिसमें सारे फैक्टर्स अच्छे होंगे। तो हम उसमें क्यों इन्वेस्ट ना करें और इसमें आके क्यों इन्वेस्ट करें और क्यों डाउट में रहें? इन केस आगे चल के वो चीज़ और ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे? तब तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इसको अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड एट द मोमेंट, इसको फ़िलहाल अवॉइड करें। और आई गेस आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो या फिर कोई स्टॉक फंसा हुआ है या फिर आपको उसके बारे में जानना है तो वेबसाइट मैंने अपडेट की हुई है चैनल पे। आप एक्चुअली ईमेल आईडी दी हुई है, वेबसाइट नहीं। तो आप उस ईमेल आईडी पे अपना पोर्टफोलियो वगैरह भेज सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कुछ डाउट्स वगैरह होगा या फिर लेवल्स जानने होंगे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं, उसमें रुकना अच्छा है या बुरा, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।